हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे देश ने ये अचीव कर लिया है कि अब हमारे पास है दी 100th रामसार साइट। तो रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के खास मौके पर ये अनाउंस किया कि इंडिया को अपना 100th रामसार साइट मिल चुका है। जी हां, सेंचुरी पूरी हो चुकी है और ये लैंडमार्क साइट है। कहां? उत्तर प्रदेश के बलिया में। इसको क्या कहा जा रहा है? तो भाई ये जो साइट है, इट इज दी जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसे लोकल लोग, वहां के लोग सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी पर कहते हैं, तो इस नाम से भी वो जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी साइट की हिस्ट्री, इसके फीचर्स, किस तरह से रामसार कन्वेंशन आया, वेटलैंड का क्या ग्लोबल और लोकल इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ हम पूरी डिटेल में समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें कि ये 100th रामसार साइट सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी या जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, तो इस सेंचुरी की हिस्ट्री को अगर हम कंसीडर करें तो ये 1991 में सबसे पहले इसको एक बर्ड सेंचुरी की तरह डिक्लेयर किया गया था। बलिया टाउन के एक तरह के बंसदी एरिया के 45 विलेज की कुछ लैंड थी, जिसको कंसोलिडेट करते हुए ये सुरहा ताल को क्रिएट किया गया, जिसका टोटल एरिया वाज समवॉट अराउंड 3432 हेक्टर्स का है। इसके बाद जब साल 2000 में इसका नाम बदलकर हमारे एक पॉलिटिकल लीडर जयप्रकाश जी के नाम पे रख दिया गया, उनके सम्मान में इसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी रख दिया गया। तो अगर एग्जाम में सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो ये दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही माना जाएगा। अब इस सेंचुरी के लोकेशन और फिजिकल डायनेमिक्स को डिटेल में देखते हैं। तो जैसे हमने अभी बात की, वैसे ये जो लोकेशन है सुरहा ताल, ये बलिया सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके वेस्ट में हमें देखने को मिलता है बीखापुरम विलेज, नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है इसका सिंघोली, और साउथ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है दुलवारा विलेज है। अगर जियोलॉजिकली हम बात करें तो जियोलॉजिकली ये जो एक रामसार साइट है, ये एक आम झील नहीं है, बल्कि एक नेचुरल पेरेनियल ऑक्सबो लेक है, यानी कि इसको चंद्राकार झील कहा जाता है, जो गंगा नदी के मियंडर कट ऑफ से बनी है। तो जब गंगा रिवर का मियांडरिंग अप्रोच जब वो कट ऑफ हो जाए तो फिर वहां पे हमें इस तरह का ऑक्सबो लेक डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से ट्रैवल करने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बहुत ही बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है। उत्तर प्रदेश के अगर हम इको टूरिज्म के मुताबिक देखें तो ये लेक इरिगेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो आसपास की फार्मिंग लैंडस्केप को सपोर्ट करता है। और इसमें मॉनसून के दौरान लगभग 25,000 हेक्टेयर तक का जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाता है, जो इससे एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट एक्सपांशन देता है जिसका
मुकाबला इंडिया के बहुत कम वेटलैंड कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ अ सुराताल वेटलैंड रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसार साइट. इसके अंदर आप देख सकते हो लोकेशन ऑक्सबो लेक है, नेचुरल पेरेनियल फ्रेश वाटर का ऑक्सबो लेक है. देन ये हमें देखने को मिलता है कि विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है. ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे आता है और मॉनसून में इसका एक तरह का एक्सपांशन होता है, वो भी हमें यहां पे देखने को मिलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअल में वेटलैंड का मतलब क्या होता है? यहां एक बहुत बड़ा टेक्निकल फर्क है जो आपको पता होना चाहिए. अगर हम रामसार कन्वेंशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से डेफिनेशन को देखें तो क्या कहा गया है? उनके हिसाब से मार्स हो, फैन हो, पीटलैंड हो या पानी से भरा हो या सारे एरियाज को वेटलैंड में कंसीडर किया जाता है, जो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या परमानेंट हो या टेम्पररी हो, पानी स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, इवन फ्रेश वाटर हो या मराइन वाटर हो. इसमें एरियाज में भी ये एरिया भी आते हैं कि जो लो टाइड के समय पे पानी की डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा ना हो, वैसे मराइन वाटर को भी वेटलैंड में कंसीडर किया जाता है एज पर द रामसार कन्वेंशन. लेकिन अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन को देखें तो इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन इससे थोड़ी अलग है और ये डेफिनेशन थोड़ी नैरो है. यहां पे हमें देखने को मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के मुताबिक जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या कंसीडर किया है, तो हमने रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स यानी कि जो जो बेसिकली धान के खेत है, पैडी फील्ड्स, राइस कल्टीवेशन जहां होता है, ह्यूमन मेड जो वाटर बॉडीज है या जैसे ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स है या एक्वाकल्चर के स्ट्रक्चर्स है या फिर जैसे इरिगेशन पर्पस के लिए बनाए हुए स्ट्रक्चर्स है, उसको वेटलैंड की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया है. तो ये डिफरेंस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रामसार कन्वेंशन की डेफिनेशन है वेटलैंड की और जो इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन है एज पर दी 2017 वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, ये दोनों में हमें इतना अंतर देखने को मिलता है. अब देखिए थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि रामसार कन्वेंशन आखिर शुरू कैसे हुआ. तो 1971 में ईरान के रामसार शहर में यह कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया है और ये 1975 में ऑफिशियली फोर्स में आया. ये दुनिया का पहला ऐसा इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम यानी कि वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए ही बनाया गया. आज इस कन्वेंशन में अगर हम देखें तो 172 सिग्नेटरी कंट्रीज है जिन्होंने अपने देशों में वेटलैंड रिजर्व करने के लिए इसको एक तरह से साइन किया हुआ है और उनका एक सस्टेनेबल या वाइज यूज को प्रमोट करते हैं. इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को 1982 में ज्वाइन किया था और शुरुआत में हमने ओडिशा के चिलिका लेक को और राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क को इस लिस्ट में शामिल करवाया. और अब 1982 से 2026 तक हम आए तो हमें देखने को मिलता है कि इस सफर में हमने पूरे 100 रामसार साइट्स आज हम डिक्लेयर कर चुके हैं. तो आज हम 100 रामसार साइट्स तक पहुंच चुके हैं. दिस इज द एंटायर जर्नी ऑफ वेटलैंड प्रिजर्वेशन इन इंडिया फ्रॉम स्टार्टिंग 1982 टू 2026.
ओके, तो अब ये सवाल आता है कि वेटलैंड्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। वेटलैंड्स को ऐसे ही इकोलॉजिकल ज्वेल्स नहीं कहा जाता है। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट होते हैं। लैंड और वाटर के बीच का ट्रांजिशन जोन, एक इकोटोन होने के कारण यहां डाइवर्स प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है। दूसरा रीजन ये है कि ये हमारे नेचुरल बफर्स है। ये नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं कि जो एक्सेस रेनफॉल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर जिससे फ्लड्स रोके जा सकते हैं। और कोस्ट लाइन पर अगर हम कंसीडर करें तो स्ट्रॉम सर्ज या जो भी हमें सुनामी की इंपैक्ट देखने को मिलती है उसको भी ये कम कर सकते हैं। तीसरा रीजन इसको क्या कहा जा रहा है, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ किडनी ऑफ द लैंडस्केप। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं, पानी को प्योरीफाई करते हैं और एक्वाफायर्स को रिचार्ज करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कार्बन को स्टोर करने में भी बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करते हैं, इसलिए इसको कार्बन सिंक भी कहा जा सकता है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेटलैंड, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज द नेचुरल बफर्स एंड द लैंडस्केप लाइक आइडिया के जहां पे वो किडनीज बन जा रहे हैं। चलिए, तो कुछ हैरान कर देने वाले साइंटिफिक फैक्ट्स को भी यहां पे ध्यान देते हैं, एक नजर डालते हैं इसके ऊपर, कहीं आपको ये मेंस में लिखने के लिए काम आ जाएगा। वेटलैंड पूरे अर्थ के लैंड सरफेस का तकरीबन 6% हिस्सा कवर करता है, लेकिन यहां ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया की लगभग 40% प्लांट और एनिमल स्पीसीज का ये ब्रीडिंग और हैबिटेट ग्राउंड है। यानी कि वेटलैंड हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है कि जहां पे 6% लैंड एरिया है पूरी दुनिया के अर्थ के लैंड एरिया का, उसमें से 40% स्पीसीज का ये एक तरह से ब्रीडिंग और हैबिटेट ग्राउंड यानी कि उनको सपोर्ट करता है। कोस्ट लाइन पर रहने वाली लगभग 60% ग्लोबल पॉपुलेशन को ये स्ट्रॉम सर्ज और हरिकेन जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर से हर साल लगभग $39 ट्रिलियन का बेनिफिट्स और इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है एज फार एज द कोस्टल पॉपुलेशन इज कंसर्न, और ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक वैल्यू भी जनरेट करता है, जिसमें फूड, फिशरीज, एग्रीकल्चर, इको टूरिज्म ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं कि जिसकी वजह से एक लाइवलीहुड क्रिएट होता है। So this is what we can consider the immense ecological as well as economic value of such wetlands. 100 रामसर साइट्स का ये जो माइलस्टोन है, इसके साथ इंडिया ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। अगर हम ग्लोबली और रीजनली देखें तो इंडिया अब एशिया में रामसर साइट्स को रामसर साइट्स के मामले में जो नंबर 1 कंट्री है वो बन चुका है। तो अगर एशिया में हम कंसीडर करें तो इंडिया हैज राइट नाउ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, और अगर हम ग्लोबली देखें, ग्लोबल रैंकिंग में हम देखें तो हम अभी 3rd रैंक पर है। ग्लोबल लिस्ट को अगर हम कंसीडर करें तो उसमें लीड कर रहा है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि 176 रामसर साइट्स है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है दी मैक्सिको। इन दी मैक्सिको हमें 144 साइट्स है जो देखने को मिलती है रामसर साइट्स, जो कि दूसरे नंबर पर है ग्लोबली। और फिर ग्लोबली 3rd रैंक पे आ जाएगा भारत विद दी 100 रामसर साइट्स। तो ये फैक्ट को भी आप ध्यान में रख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में यहां पे आपको कुछ इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अब हम ये भी देखें कि वेटलैंड्स जो है वो आज किस तरह से एक सबसे थ्रेटन्ड इकोसिस्टम में से एक है। तो रामसर कन्वेंशन की जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025 है वो ये बताती है कि 1970 से लेकर अब तक 400 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा वेटलैंड खत्म हो चुके हैं, और जो बचे हैं उनमें से भी लगभग 1/4 यानी कि 25% आज डिग्रेडेड स्टेट में है। हम वेटलैंड को हर साल
52% यानी कि आधा परसेंटेज के रेट से लूज कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे लैंड कन्वर्जन फॉर एग्रीकल्चर, जैसे अर्बनाइजेशन, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसी सभी वजह से हमें देखने को मिलता है द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और रेनफॉल पैटर्न बदल रहे हैं। सुरहा ताल को भी आज अगर हम देखें तो वीड इन्फेस्टेशन यानी कि एक तरह के जल कुंभी की वजह से ये और ज्यादा डिग्रेड हो रहा है। यहाँ पे हमें ओवरफिशिंग जैसे बड़े थ्रेट्स भी देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से आज ये वेटलैंड भी अंडर दी थ्रेट है। एक इसके ऊपर भी चुनौती हमें देखने को मिल रही है। सो दिस यू कैन कंसीडर हियर कि वेटलैंड के मामलों में आज भी हमें एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल थ्रेट देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट एनालिसिस कि जो 100th रामसर साइट सुरहा ताल के बारे में था। वेटलैंड कंजर्वेशन सिर्फ सरकार का ही नहीं बट ये हम सबका एक कर्तव्य, एक ड्यूटी है। हर साल अगर हम देखें तो फरवरी 2 को यानी कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है ताकि लोगों में इसको लेकर अवेयरनेस बढ़े। और इस साल की थीम याद रखिएगा, इस साल की थीम हमें देखने को मिलती है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चरल हेरिटेज। सो दिस वाज द 2026 February 2 वेटलैंड डेज थीम। तो ये खास आप याद रखिएगा, कहीं पे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन से हम कंसीडर करें तो हमें जैसे कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहां पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर द रामसर कन्वेंशन it is mandatory on the part of government of India to protect and conserve the all the wetlands in territory of India। क्या लगता है ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा? तो रामसर कन्वेंशन के तहत सरकार के ऊपर ये मैंडेटरी है कि सारे ही जो वेटलैंड्स है टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी एस्पेक्ट हमें इसमें देखने को मिलता नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशंस। तो अब इसको भी आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 जो है वो अब इंडिया एडॉप्ट कर चुका है और ये 2019 का क्वेश्चन है। तो उस समय पे हमारे पास वो 2017 के जो रूल्स है वो आ चुके होंगे। तो इस बेसिस पे अगर आप देखो तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी जो है कि भाई 2010 वाले रूल्स है जिसके तहत हमने ये फ्रेम किया है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दैट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 also encompass the drainage area or a catchment region of the wetland as determined by the authority। तो क्या ये थर्ड स्टेटमेंट सही है? यस, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहले दो स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ओनली 3। देखिए आगे एक और क्वेश्चन यहां पे जो यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के एग्जाम से हमें देखने को मिला रिगार्डिंग दी वेटलैंड, दैट इज द यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 क्वेश्चन। तो ये जो 2022 का सवाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके अंदर क्या है सवाल? देखिए, इफ अ रेन फॉरेस्ट एंड अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ। अगर रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लंग्स कहा जा रहा है अर्थ का, यानी कि फेफड़ा, then surely the wetland function as its kidneys। Which of the following function of a wetland best reflects the above statement? तो आपको यहां पे वो किडनी क्यों है या क्यों कही जा रही है वेटलैंड्स को, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब पहला उसमें क्या आ गया? वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व्स द सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल परकोलेशन एंड इवापोरेशन।
तब देखो ये भले ही बात सही हो कि परकोलेशन में मदद करता है, वेटलैंड जो है वो सरफेस रन ऑफ को भी एक तरह से रोकता है, पर इसका किडनी के फंक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि किडनी इसलिए कहा जा रहा है उसको क्योंकि वो पानी में से जो पोल्यूटेंट्स है उसको अलग कर देता है, फिल्टर कर देता है, जैसे हमारी किडनीज काम करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पहला जो स्टेटमेंट या पहला ऑप्शन ए जो है वो गलत दिया हुआ है। चाहे उसका फंक्शन सही है, एज अ वेटलैंड बात सही कर रहा है, पर वो किडनी वाला फंक्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स बेस अपॉन विच फिश देन बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ममल्स ये सब थ्राइव करेंगे। तो ये जो आइडिया है इसका भी अगेन फंक्शन सही है, पर इसका कोई लेना देना नहीं है विद द एस्पेक्ट ऑफ द वेटलैंड एज अ किडनीज। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सोइल स्टेबिलाईजेशन, ऑल्सो नॉट रिलेवेंट टू किडनी। और चौथा ऑप्शन जो है, एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब द हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो दिस इज द करेक्ट एस्पेक्ट कि वेटलैंड में आपको एक्वेटिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो ऐसे हैवी मेटल्स यानी कि जो पोल्यूटेंट्स है या फिर जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है उसको वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन ज्वाइनिंग फॉर दिस स्पेशल सेशन। इसी तरह के करंट रिलेटेड टॉपिक्स को हम चैनल पे लाते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।